मानदेय नजर डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण आप तक पहुंचाएं। ये पहली बार हम छत्तीसगढ़ में उस पार्टी के विषय में, उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता के विषय में और उनसे बात करने जा रहे हैं। हमर राज पार्टी पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्रों से बनी ये पार्टी इस बार बड़ी चुनौती बन के आ रही है उन तमाम राष्ट्रीय पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों के लिए। आइए देखते हैं उनके नेतृत्वकर्ता यानी कि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। आइए इस कड़ी में बात करते हैं अरविंद नेताम जी से। अरविंद नेताम जी वो शख्सियत है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में, जिनका नाम ही काफी है। उनके व्यक्तित्व के साथ उनका नाम ही काफी है, व्यक्तित्व के सामने उनका नाम ही काफी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उस क्षेत्र का नेतृत्व किया जो आज भी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का उद्गम जरूर हुआ, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल यहां शासन किया, उसके बाद वर्तमान में कांग्रेस सरकार है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अरविंद नेताम जी को एक नए पार्टी की शुरुआत करनी पड़ी? हम इस विषय में चर्चा करते हैं अरविंद नेताम जी से। नेताम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने हमर राज पार्टी की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ में, आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई है कि हमर राज पार्टी के माध्यम से अब आप उन तमाम पार्टियों को भी चुनौती दे रहे हैं और विकास के एक नए सोपान को गढ़ने जा रहे हैं? देखिए, हमर राज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में लड़ रही है, पर आपने एक प्रश्न पूछा है कि भाई आखिर क्यों ये स्थिति या ये नौबत आई कि आदिवासी समाज को राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत पड़ी और चुनाव में उतरने की ज़रूरत पड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदेश की आम जनता को भी बताना चाहता हूँ, अन्य लोगों को भी। देखिए, राजनीतिक दल बनाना कोई आसान काम नहीं है और राजनीति में, चुनावी राजनीति उतरना भी कोई आसान काम नहीं है, पर कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है जिसके कारण आदिवासी समाज को ये करना पड़ा। जो हमारा अनुभव है 20-25 साल का इस राज्य में, हमने दोनों सरकार देखी है, बीजेपी की और कांग्रेस की। दोनों सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हुई ट्राइबल कम्युनिटी की, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी ट्राइबल की है और बिना ट्राइबल के सरकार यहाँ नहीं बन सकती। उसके बाद भी हमारी सुनवाई ना हो, ये बड़ा आश्चर्य की है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो सकता और इसी कटु अनुभव के कारण समाज ने तय किया कि जब सुनवाई ना हो और हमारी बहुत सी चीज़ें खतरे में है, संवैधानिक अधिकार खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसमें जो अधिकार दिया वो खतरे में है, जल जंगल ज़मीन खतरे में, हमारा रिजर्वेशन खतरे में है और आपके बहुत से और ने नौकरी की जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो खतरे में है। तो ये बहुत से इशूज़ हैं जिसके कारण हम चिंतित हैं और इसलिए ये समाज को तय करना पड़ा कि हम उतरेंगे चुनाव के मैदान में और हम अपने हिसाब से कोशिश ये करेंगे इस राज्य में कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अपने अधिकार की रक्षा करें। समाज कैसे जिंदा रहेगा, इस बात की कोशिश में है। तमाम सरकारें जिन्होंने यहाँ शासन किया, जिन्होंने सरकारें चलाई है, वो कहते रहे जल जंगल जमीन में हम पूरी तरह न्याय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं। चाहे वो वनवासी पट्टे की बात हो, चाहे बफर जोन में जाने की बात हो, चाहे आदिवासियों के हक की बात हो, या अभी हाल फिलहाल वनोपज को लेकर जो बड़ी बात आ रही है कि वनोपज में करोड़ों रुपए के ब्याज नारे हो गए हैं। किस तरह से ये जो सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और खासकर भूपेश बघेल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, खासकर आदिवासियों के हक की, तो आदिवासियों की आर्थिक मजबूती जो वनोपज से होती है उसमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। जब आपकी सरकार, आप सरकार में रहेंगे, आपका प्रतिनिधित्व रहेगा, तो आप किन विषयों को लेकर सबसे पहले विधानसभा में बात करेंगे या लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, या जो भी सरकार होगी उसका विरोध या उसके पक्ष में बात करेंगे? नहीं, आपने जैसे कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार की बात कही आपने। इस देश में, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में जितने ट्राइबल एरिया हैं सबसे बड़ी परेशानी भ्रष्टाचार है। इस बात को नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो पूरी दुनिया के सामने कहा था ना कि हम जब 100 रुपया भेजते हैं तो मुश्किल से 15 रुपया मिलता है, 85 रुपये से तो गायब होता है। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है और पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है और किसी सरकार ने इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया।
छत्तीसगढ़ में जो आप जिक्र किए हैं, आप रोज़ अखबार में देखिए किस सेक्टर में नहीं है भ्रष्टाचार। और ट्राइबल एरिया इससे परेशान है, और ट्राइबल परेशान है, ट्राइबल एरिया में लोग रहने वाले परेशान हैं, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हर किसी सेक्टर में चले जाइए भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और ये चलता रहा है और इससे बहुत दुखी हैं लोग। और हमारी अगर हम लोग सरकार में बनती है या हमारे बिना सरकार अगर नहीं बनी और हम सही भागीदारी होंगे तो सब भी इस जांच करवाएंगे इसमें। वर्तमान में आप कितनी सीटों पे चुनौती देने जा रहे हैं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को? मोटा मोटा 35 से 40 की सीट तक के ऐसा अनुमान है हमारा। चुनाव अंतिम सेकंड फेज के जब फाइनल हो जाएगा तो एक अंदाज है। ऐसा आपके विषय में कहा जा रहा है या ये समझ के चलिए या कोई अफवाहें हैं कि आप चुनाव में बड़े संसाधन की जरूरत होती, खासकर धन बल की। तो आपकी पार्टी इतने चुनाव में जा रही 35 लोगों के साथ आप उतरने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में धन की व्यवस्था कैसे होगी? और ये भी अफवाहें हैं या आरोप लग रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के उभरने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये तो आरोप लगाना किसी भी राजनीति में ये बड़ा आसान होता है। आपने दूसरा जो आरोप लगाए या जो जिक्र किए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, मैं तो कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ, पिछले 2018 में हमारी वजह से, हमारी आंदोलन की वजह से ही 29 जो ट्राइबल रिजर्व सीट है उसमें 26 सीटें कांग्रेस ने जीती। उसमें हमारा आंदोलन का, आदिवासी सर्वदेश समाज का सबसे बड़ा योगदान है। तो उस समय नहीं बताए, तो उस समय की जिक्र नहीं करते, उस समय हम बी टीम में बने, हमारा आंदोलन बने। अब हमारे मदद से आप बन गए और हम ही को ने आंखें दिखाते रहते हो। अब रही बात संसाधन की, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने तो कई बार ये कहा कि देखिए, आदिवासी समाज बहुत गरीब समाज है, पर ये बात नहीं भूलना चाहिए, इस देश में कई आंदोलन के आधार पर चुनाव हुए। हमने 1977 के इमरजेंसी के बाद के आंदोलन के देखे हैं, और जेल में रह के फक्कड़ लोगों ने जीत गए, पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। जब आंदोलन होता है तो ऐसी होता है, उसमें संसाधन बहुत कम लगते हैं। अब जब सामाजिक आंदोलन के बेस हमारा है तो समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने सब कुछ से लगाएंगे समाज, उसमें पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बुनियादी फ़र्क है। जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है और ये जो अमर राज पार्टी जो सामाजिक आंदोलन के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, ये बुनियादी फ़र्क है। हम बहुत कम संसाधन में हम समाज के उसमें डिपेंड कर रहे हैं कि समाज के अंदर ही जितना हो सकता है, और लोगों से जो दानदाता हैं छोटे मोटे, उनसे हैं, बड़े लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है इसे। वर्तमान में भूपेश सरकार पे कई आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, और खासकर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, और ये पहली सरकार देश में होगी जो डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर शंका के घेरे में है। और खासकर मुख्यमंत्री के करीबी लोग, उनके कुछ सलाहकार, उनके सचिव, ये सब लगातार ईडी के दायरे पे हैं। कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और खासकर ट्राइबल एरिया में क्या आदिवासी लोग इन विषयों को गहराई से समझते हैं, या आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार किस तरह से इस प्रदेश में हो रहा है? देखिए, इस देश में चाहे अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इतना पावरफुल हो गया है कि अब वो बात नहीं रही कि आज से 30 साल 40 साल पहले की बस्तर में लोग ने इन्हें गिने अखबार जाता था, वो बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो गांव-गांव में आ गया है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी सरकार की गलत काम को हो, खास करके भ्रष्टाचार को जानते हैं, बोलते नहीं। बोलते जब ये हैं, जब फैसला जब करते हैं चुनाव के समय में, आप देख लेना इसका असर होगा, चुनाव में होगा। और मतदाता इस देश का बहुत सियाना है, बहुत समझदार हो गया है, कब क्या फैसला करना है वो करता है। और आपने जितने बात कही है भ्रष्टाचार के, तो खुलेआम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, मीडिया में देखते रहते हैं, तो ये चिंता का विषय है। ये छोटा राज्य बना है और इसका बुनियादी अगर गलत हो रहा हो तो ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, सभी समाज के लिए चिंता का विषय है। आदिवासियों के लिए मुख्य रूप से बने पेशा कानून और
खासकर जो कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें केंद्र से पैसा आता है, लेकिन क्या वो पैसा कानून के विषय में कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से ईमानदार है, और जो कैंपा फंड का जो फंड आता है क्या वो पूरी तरह से आदिवासियों पे ही खर्चा हो रहा है, या शहर की अन्य योजनाओं पर, या सरकार अपने इच्छा अनुसार उनका खर्चा कर रही है? देखिए, यानी आदिवासी इलाके में जितने आपने सोर्स की बात कही है, एक तो ईमानदारी से कहीं सही उपयोग तो होता नहीं बजट का, और केम्पा का आपने जिक्र किया कि और भी जिक्र किया है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सिकंजे में ट्राइबल एरिया है। तो इसलिए उम्मीद मत करिए कि ये बहुत अच्छा ने आगे इसका फ़ायदा मिलेगा या इसका डेवलपमेंट होगा, ये तो अब भूल जाइए। और यही तो यानी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में आदिवासी इलाके को बहुत कम सरकार ने गंभीरता से लेने की प्रयास करता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। आदिवासी इलाके को गंभीरता से लेते नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है, इतने साल राजनीति में रहने के बाद मैं कह सकता हूँ। उसका कारण है कि पहले के जो राजनीति था और आज की राजनीति में बहुत फ़र्क हो गया। पहले के नेता चाहे किसी पार्टी के रहे हों, देश के बारे में सोचते थे पहले, आज के नेता अपने बारे में सोचते हैं। ये बुनियादी फ़र्क हो गया है, देश की राजनीति हम देख रहे हैं, और एक चिंता का विषय है देश के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी। राजनीतिक क्षेत्र में ये देखा गया है कि जो राजनेता हैं उनके चाल चरित्र में तो फर्क आया है, लेकिन उनके बोलने की शैली में भी बेहद फर्क आया है, उसमें बहुत गिरावट आई है। खासकर जो वर्तमान में पदों में हैं, खासकर मंत्री हैं, उनके बोलने के तौर तरीके कहीं से नहीं लगते हैं कि वे सभ्य समाज के अंग हैं। जनता ने उन्हें जिताया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब ये पूरी तरह से सामने दिखा है कि इन नेताओं का, इन मंत्रियों का बात करने का लहजा इतना खराब होता है कि उससे जनता को समझ में जरूर आता है कि ये उस स्तर के नहीं है जिस स्तर पे इन्हें रखा गया है, जितनी इज्जत इन्हें बख्शी जा रही है। और खासकर आदिवासी नेताओं के साथ दोगला व्यवहार किया जाता है यहाँ पर। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए, वही बात तो मैंने पहले कहा ना कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। अब इतनी गिरावट हो गई है इस स्तर में राजनीति, ये चिंता का विषय है देश के लिए। और आपने जो आदिवासी इलाके के बारे में कहा है, अब तो राजनीतिक दलों में एक जो बुनियादी बात है, उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो उनके बंधुआ मजदूर हो सकते हैं। टैलेंटेड लोगों को कभी नहीं चुनेंगे अब दोनों राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये बंधुआ मजदूर चुनते हैं, और बंधुआ मजदूर से आप उम्मीद मत करिए कि ये अपनी मतदाता से कि वो अपने इलाके से जस्टिफाई करेंगे। जो बंधुआ मजदूर होगा, बंधुआ, हम तो देख रहे हैं ना इसे कि पैसा कानून में हमारा समाज का अधिकार ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, ये भूपेश की सरकार ने। 29 विधायक हैं, क्या 30-32 विधायक हैं, आदिवासी मंत्री भी हैं इंक्लूडिंग। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ है। इससे आप क्या लोगे? यानी खुद की अधिकार ख़त्म कर दे सरकार, और उसमें फैसला लेने में उनका सहमति हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या लोगे? इनको क्या समझ नहीं आती क्या? तो ये चिंता का विषय है। अब इसलिए तो अब अलग से राजनीतिक दल बनाना पड़ा, उसी इशू को, मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में हमेशा से एक समस्या रही है, नक्सल समस्या। आगामी चुनाव में और नक्सल समस्या का खामियाजा दोनों पार्टियां जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कांग्रेस ने झीरम में जहां अपने शीर्ष नेतृत्व को गंवाया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आने वाले समय में इस समस्या को आपके पास क्या ऐसा मॉड्यूल है कि इसके सुलझाएंगे? और ऐसा नहीं लगता कि इस समस्या की मूल जड़ में पैसा ही है, नक्सल समस्या बरकरार रखने के, या वो बजट जो गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? नहीं, आपने ये प्रश्न करके बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और मैं तो जब राजनीति शुरू किया 1971 में, उसके बाद तो नक्सलवाड़ी का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, हम तो मंत्री भी बन गए थे उस ज़माने में। हमने नक्सलवाड़ी का दौरा भी किया था। प्रियरंजन दास मुंशी हमारे मित्र थे, यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट होते बंगाल के, उनके साथ बहुत से बंगाल के इलाकों में हम लोग दौरा किया, मंत्री के हैसियत से हमने अध्ययन किया है इस समस्या का। पर मैं एक ट्राइबल लीडर के हैसियत से मैंने इसको अध्ययन किया है।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज के समय में इस मुद्दों को लेकर के ना ही राज्य सरकार गंभीर है ना केंद्र सरकार गंभीर, कोई सरकार गंभीर नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि साहब हमको संसाधन दे दीजिए, हम निपटेंगे। केंद्र सरकार कहती है कितना गोला बारूद ले जाना है, कितना असला ले जाना है, कितना ये फौज पटाखा चाहिए ले जाइए। ये समस्या बुलेट से नहीं होगा, समस्या का समाधान दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल थ्योरी है और मुझे तो आज तक समझ नहीं आया इस देश में ये पूरी समस्या को पुलिस के ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, आज 1 लाख पैरामिलिट्री पुलिस लगा है ना बस्तर में, ठीक है, ख़त्म कर दोगे और लगा दोगे 1 लाख और। पॉलिटिकल थ्योरी को यानी वाद को फिर पैदा होगा, फिर पैदा होगा। यानी बुलेट से आप कंट्रोल थोड़े समय के लिए कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आज तक कारणों पे क्यों नहीं गए। मैं तो भारत सरकार में रहा, मैं कोशिश करता रहा कि इसमें कारणों पे जाने की कोशिश करे भारत सरकार। आज तक किसी सरकार ने नहीं गया है अंदर में। अगर जिस दिन कारणों पे जाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश किस कारण से पैदा हुए, आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब वो जाते नहीं और केवल पुलिस के भाव तो दे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा। जितना तो पाकिस्तान के बॉर्डर में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स नहीं होता तो बस्तर में है। तो ये जो मैं आज भी कहता हूँ कारणों पे जाइए, और मैं इसलिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार शुरू से मैं अपना मतभेद है इसमें और कहता रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस इश्यूज़ पे सबसे इस देश में बात किए हैं, सब ग्रुप से, सब पॉलिटिकल पार्टी से, एक ही वर्ग से बात नहीं की हो, वो है ट्राइबल कम्युनिटी से। जो भुक्तभोगी है, जो भुक्तभोगी है उससे बात नहीं करोगे, बाकी सबसे बात करोगे। मैं कोशिश किया भारत सरकार के बहुत से नेताओं से कि भाई बुलाइए इन्हें गिने, हम कुछ लोग जिंदा हैं, हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं। अरे भाई हम सफर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, हमसे बात नहीं करोगे, कोई नहीं करना चाहता। ये तो दुर्भाग्य है ना देश में। सूत्र बताते हैं कि वर्तमान भूपेश सरकार में कुछ ऐसे सलाहकार हैं, कुछ ऐसे पदों में लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और लगातार जब से ये सरकार बनी है, वामपंथ की बहुत सारी बैठकें रायपुर शहर में हो रही है और शहरी वामपंथी लोग खुल के सामने आ गए हैं। ऐसे आरोप वर्तमान भूपेश सरकार पे है। आप इस विषय में कोई जानकारी है तो कह सकते हैं या नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी के बारे में कह सकता हूँ, न ये वाम है, न दक्षिणपंथी है, न वो वामपंथी है। ये तो अपनी मुर्गी के एक टांग वाले हैं और इनको इस इशू से कोई मतलब नहीं है, ये जो आप जिन इशूज़ की चर्चा कर रहे हैं। और जब प्रदेश का मुखिया को मुद्दों पे कोई सरोकार नहीं है तो आप उम्मीद मत करिए। नेताजी.लाइव के माध्यम से आप जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जो आने वाले समय में मतदाता है, वोटर्स हैं या जनता है जो या तो परिवर्तन चाह रही है या फिर पुनः ही इस सरकार को चाह रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे नेताजी.लाइव के माध्यम से? देखिए, जो विकृतियाँ प्रजातंत्र में यहाँ आ गई हैं, जैसा मैंने कहा ना कि हम तो दोनों सरकार को देखा है। मैं चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा हो, हर नागरिक को संविधान के माध्यम से कुछ न कुछ प्रोटेक्शन मिला है। ट्राइबल को विशेष मिला है, शेड्यूल कास्ट को विशेष मिला है, कानून कायदे हैं, इनकी रक्षा हो, इनके माध्यम से प्रदेश चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आने वाला समय में जो चुनाव हो रहा है, इसी मतदाताओं को यही मेरा निवेदन है कि देखना, आंकलन करना चाहिए कि कौन पार्टी इसमें हमारे संवैधानिक रक्षा या अधिकार की रक्षा के लिए सजग है, सतर्क है, तो उस पर विचार करिए। नहीं तो इसी धर्रे से अगर चलता रहा तो सभी व्यवस्था चरमरा जाएगा, सभी अधिकार खत्म हो जाएगा और यही चिंता का विषय है। जल जंगल जमीन खतरे में है। राजनीतिक क्षेत्र के उस व्यक्तित्व से बात किया
जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूशन है और आदिवासी क्षेत्रों में एक बेहद ही गंभीर व्यक्तित्व हैं। अगर आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे ही गंभीर व्यक्तित्व के लोग, ऐसे ही गहन चिंतन मनन के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेतृत्व करने वाले या नेता आएंगे, तो स्वाभाविक तौर से जो समस्या है, जो समस्याओं के समाधान, जो समस्याओं को इन्होंने बताया, वो जरूर सॉल्व होंगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और अरविंद नेताम जी ने भी कांग्रेस छोड़ा, इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके साथ वही बात हुई, अपमान की बात हुई। यहाँ वर्तमान में जो सरकार है, उनके नेतृत्वकर्ता यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री के कुछ ऐसे आचरण रहे हैं जिससे कई लोगों ने कांग्रेस को छोड़ने की कोशिश की। लेकिन अरविंद नेताम जी वैसे शख्सियत है जो अपने स्वाभिमान के कारण कांग्रेस को छोड़े हैं। और लगातार इतने अनुभवी व्यक्ति बेहद कम दिखे जाते हैं। और युवा नेताओं से हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये आवेदन है कि अरविंद नेताम जी के सानिध्य में रहें, कुछ सीखें, ताकि आगामी समय में बस्तर यानी कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो उतनी ही गंभीरता के साथ आए। आप हमारे चैनल में आए, आपने बहुत सारे विषयों को खुलकर कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपके लिए, आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुद्दे आपने बहुत अच्छे चुने जो होना चाहिए। देखिए, इस राज्य में मुद्दों ही असल चीज़ें हैं जो हाईलाइट होना चाहिए मीडिया में, ये बहुत ज़रूरी है। और आप जिन आदिवासी इलाके के मुद्दों को कहा, वो बहुत बढ़िया मुद्दे थे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ इसी से। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।